नमस्कार। परिपूर्णता क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। हमारी जो कक्षाएं हो रही थी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसमें आज 23 यानी कि 23वीं कक्षा रहेगी और हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड। और राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हमारा ये पार्ट नंबर 4 रहेगा, चौथा वीडियो रहेगा। और इसी प्रकार से एक आध और कक्षा लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिएगा, हम प्रमुख रूप से अपन राष्ट्रपति को अंतर्गत हम राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ रहे थे। क्या? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की हम शक्तियाँ पढ़ रहे थे और इस शक्तियों के अंतर्गत हमने शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया था। कौन से दो विभाजन थे? देखिएगा शक्तियों के। एक था सामान्य शक्ति। क्या था? सामान्य शक्तियाँ, ठीक है। और दूसरा था आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है जी। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हमने दो भागों में विभाजित किया था शक्तियों को। एक था सामान्य शक्ति और दूसरा था आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत हमने कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीति की शक्तियाँ, वीटो या निषेधाधिकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति की पढ़ी थी। 5 से 7 प्रकार की लगभग हमने शक्तियाँ सामान्य शक्तियों के अंतर्गत पढ़ा था, चाहे वो विधायी हो, वित्तीय हो, कूटनीति की हो या फिर कार्यपालिका की हो, वीटो की शक्तियाँ हो, न्यायिक शक्तियाँ हो। बहुत से प्रकार की शक्तियाँ हमने पढ़ी। और सामान्य शक्तियों का जो टॉपिक था हम पिछले 3 वीडियोस के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके हैं। और वहीं बात करें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इनको आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे और जो आने वाला वीडियो है उसमें एक आध वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से आपातकालीन शक्तियाँ या फिर आपातकाल आते हैं। तो देखिएगा, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपात, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन या फिर जो राज्य में आपात लगाए जाते हैं वो, और तीसरा बात है वित्तीय आपात, ठीक है ना। तो देखिएगा, अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की बारे में कहा गया है। और 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन जो किसी एक राज्य में या फिर एक साथ कई राज्यों में लगाया जा सकता है, वो रहेगा आपका राष्ट्रपति शासन। और तीसरा हम देखते हैं वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है। और वित्तीय आपात के बारे में बात करूं तो वित्तीय आपात अभी तक पूरे देश में कहीं पर भी लगाया नहीं गया है, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय आपात की तो राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। कब कैसे किया जाता है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तब, ठीक है। बात करें राष्ट्रपति शासन की तो राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ये काफ़ी बार इसका प्रयोग किया जा चुका है, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा प्रमुख रूप से टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। इसके अंतर्गत सारे प्रावधान हैं, किस प्रकार से कौन राष्ट्रपति जो अपने राष्ट्रीय आपात हैं ये लगाता है, किस प्रकार ये लागू होता है, किस प्रकार से इसे कंटिन्यू किया जाता है, कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो चुकी है और कितनी बार इसे लगाया गया है। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, कौन सा अनुच्छेद रहेगा? 352। भारतीय संविधान में देश की एकता, अखंडता एवं राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित हैं। जब हम राजनीतिक विज्ञान की स्टार्टिंग की क्लासें पढ़ रहे थे, जब हमने राजनीतिक विज्ञान की कक्षा नंबर 2 पढ़ी थी, उसमें हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पर हमने सबसे पहली बार आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख देखा था और वहीं से प्रभावित होता है हमारे जो 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात हैं। ये आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से प्रभावित हैं? सर्वप्रथम देखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है, ठीक है। और इसके प्रावधान भारतीय संविधान में क्यों किया गया है? तो देखिएगा, देश की एकता, क्या देश की एकता,
देश की अखंडता और राज्यों की सुरक्षा। किसकी? राज्यों की सुरक्षा। इसके लिए क्या किया गया है? आपातकालीन प्रावधानों का क्या किया गया है? भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया है, आपातकालीन उपबंधों का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद की। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद आपके 352 के अंतर्गत। दूसरी बात पढ़ते हैं, क्षेत्र क्या रहेगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश के लिए अथवा उसके किसी भी भाग के लिए की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश के लिए लगाया जा सकता है या फिर उसके किसी एक क्षेत्र या फिर राज्य के लिए भी इसका प्रावधान इसके किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। कौन? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, चलिए क्षेत्र समझा। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है? देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश में की जा सकती है या फिर उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, आवश्यक परिस्थितियों की बात करें। कौन कौन सी परिस्थितियों पे राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया जाता है? तीन प्रकार में से कोई एक का आधार पर अथवा उसकी संभावना विद्यमान होने पर क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संपूर्ण देश में या फिर देश के किसी भी भाग में। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखो कौन कौन सी स्थिति है। एक हो गया आपका युद्ध, दूसरा होगा बाह्य आक्रमण, तीसरा होगा शस्त्र विद्रोह, जो कि 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इससे पहले इसे आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। चलिए, एक परिस्थिति कौन सी है? युद्ध, यानी कि युद्ध छिड़ गया हो किसी देश से या फिर बाह्य आक्रमण हो गया हो। ठीक है, तो ये दो प्रमुख कारण हो गए। तीसरा कारण देखिएगा क्या है? शस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह हो चुका हो, अंदर किन्हीं दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया हो और अंदरूनी लड़ाई या दंगे उठ गए हो, तो इस स्थिति में देश की एकता, अखंडता और राज्यों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया जाता है। ये किसी देश मतलब संपूर्ण देश के लिए किया जा सकता है या फिर किसी विशेष भाग के लिए भी किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। किन परिस्थितियों में? युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के तहत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से शस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तो उसे बाह्य क्या करेंगे? आपात के नाम से जाने जाएंगे। अगर युद्ध और प्लस बाह्य आक्रमण इस स्थिति से अगर आपात लगा है तो इसे बाह्य आपात के नाम से जानेंगे। और अगर शस्त्र विद्रोह इसे आंतरिक दंगों और आंतरिक लड़ाइयों से हुआ है, आंतरिक विद्रोह से हुआ है, तो उसे क्या जानेंगे? उसे आंतरिक आपात के नाम से जानेंगे। आंतरिक आपात के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ो। लागू करने का तरीका क्या है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यहाँ पर शब्द पे ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल है। क्या है जी? मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल है, नॉट फॉर मंत्री परिषद है, नहीं कि मंत्री परिषद है। और देखिएगा, सहमति से राष्ट्रपति, किसकी? मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। अर्थात केवल प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रीय क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, क्या होगा? यह आपका मंत्रिमंडल है। यह मंत्रिमंडल
लिखित रूप से कहेगा, किसे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। क्या कर सकता है? संपूर्ण देश में या फिर किसी भी भाग में क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ो। जारी रखने का तरीका क्या रहेगा, यानी कि उसे कंटिन्यू करने का तरीका क्या रहेगा? कितना लिमिटेशन रहेगा कि एक बार लगाएगा तो फिर जारी कैसे रखेंगे? चलिए इसे समझते हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रस्ताव को 1 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है तथा राष्ट्रीय आपात के संकल्प का संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की स्वीकृति चाहिए होगी। ठीक है ना, समझ भाई ना? चलिए अब देखो, पहले मंत्रिमंडल ने कहा, लिखित प्रतिवेदन दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने लगा दिया जी। लगाने के बाद 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए? संसद से उस संकल्प का संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, अर्थात संसद के सदस्य, जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में जो भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का स्वीकृति आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ो। यदि इस समय लोकसभा विघटित हो जाए, ठीक है ना, आपातकाल लगाया, आपातकाल चल रहा है, राष्ट्रीय आपात लगा चुके हैं और इसके समय क्या है? लोकसभा का विघटन हो चुका है, लोकसभा का विघटन हो चुका है। फिर इस स्थिति में क्या करेंगे जी? किसकी अनुमति ले? तो देखिएगा, राष्ट्रीय आपात के संकल्प को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी, लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन पर क्या करना होगा? 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपात के संकल्प को मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आपात का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, लोकसभा के विघटन की अगर स्थिति है, जब राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है, ठीक है, तो राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है, लेकिन जब लोकसभा वापस क्या हो जाए, पुनर्गठन हो जाता है, तो 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आपात के संकल्प को मंजूरी मिलना आवश्यक रहेगा। चलिए समझ में आई ना बात? तो देखिए आगे बढ़ो, वरना क्या होगा? राष्ट्रीय जो आपात का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, आपात की अवधि कितनी रहेगी? ये तो अच्छी बात है कि मंत्रिमंडल ने दिया लिखित प्रतिवेदन, किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया, 30 दिन के भीतर संसद से ले ली सहमति दोनों सदनों से, 2/3 भाग जो मतों में मत दे रहे थे उसमें सब चीज़ें हमने कर ली। चलिए ठीक है ना। फिर देखिएगा क्या होगा, प्रारंभ में 6 माह के लिए, प्रारंभ में क्या होगा? 6 माह के लिए लगाया जाएगा, अधिकतम अनिश्चित काल के लिए, परंतु हर 6 माह में क्या करना पड़ेगा? संसद द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात के संकल्प को मंजूरी मिलना आवश्यक है। समझ में आया ना? क्या होगा, आप एक समय में 6 बार लगा सकते, 6 महीने तक लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतने साल इतने समय तक ही लगाया जा सकता है, अनलिमिटेड बार तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद संसद से विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात के संकल्प को मंजूरी मिलना चाहिए। अब विशेष बहुमत समझ आए ना, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, ये होता है विशेष बहुमत। ठीक है, क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यह रही अवधि, और 6 महीने के बाद वापस विशेष बहुमत। क्या होगा? विशेष बहुमत। ठीक है ना।
राष्ट्रपति। चलिए अब देखो 7वीं बात, देखो उद्घोषणा के प्रभाव। अच्छी बात है, मंत्रिमंडल ने लिखित प्रतिवेदन दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने लागू किया संसद से, फिर 1 महीने के भीतर भीतर वो क्या संकल्प पारित हो चुका है, 6 महीने के लिए लगा चुके हैं। 6 माह के बाद विशेष प्रतिवेदन से या फिर विशेष बहुमत से उसे अनलिमिटेड समय के लिए लगाया जा सकता है। हर 6 महीने में ये करना पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव क्या रहेंगे इसे तो समझो। तो देखिएगा, केंद्र की सरकार राज्यों की कार्यपालिका को दिशा निर्देश जारी कर सकेगा। राज्य की जो कार्यपालिका है उसे केंद्र सरकार क्या कर सकती हैं, दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं, और उन्हें अपने शासन का संचालन किस प्रकार से करना है, अर्थात राज्य सरकारों का पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। ठीक है ना। चलिए, तथा समस्त संघात्मक शासन प्रणाली एकात्मक व्यवस्था में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात की अगर स्थिति है उस समय राज्य जो सरकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सरकारों को निलंबित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता। चलिए, पहली बात हुई। अब दूसरी बात देखो, संसद विधि के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल में एक बार 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है, और संसद अनिश्चित बार ये कर सकता है कि लोकसभा के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपात के दौरान वृद्धि कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा में क्या कर सकते हैं, उसके कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती हैं, और ये चीज़ अनलिमिटेड बार कर सकती हैं विधि के माध्यम से। और ये किया गया है कब, 5वीं लोकसभा में कार्यकाल को संसद के द्वारा 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य विधानसभा के कार्यकाल में भी वृद्धि कर सकता है। किसके, राज्य विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के कार्यकाल में भी वृद्धि कर सकता है। वृद्धि कर सकता है लेकिन उन्हें निलंबित नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना, क्या निलंबित नहीं कर सकता। तीसरी बात देखो, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून बनाने या फिर राज्य सूची पर विधि बनाने के निर्माण की शक्ति प्राप्त कैसे हो जाती है संसद को, कब, जब ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 के अंतर्गत। ठीक है ना। उस समय 250 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वहीं चौथी क्या बात होती है, तो देखो, राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन के जो आपने प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो वित्तीय विभाजन किया जाता है उनके प्रावधानों में भी परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र और राज्यों के मध्य। ठीक है ना। किसी की हिस्सेदारी कम ज़्यादा वो सब चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, 5वीं चीज़ है, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबन हो जाएगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये बदन किया गया कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना, आंतरिक कारणों से की गई है, आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबन नहीं होगी। कौन कहता है अनुच्छेद 358 और किन आधारों पर, बाह्य या फिर युद्ध की स्थिति पर, युद्ध या आपके बाह्य आक्रमण। ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ो, अनुच्छेद 359 क्या कहता है, इसके अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों की निलंबन की करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान नागरिकों को न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या हुआ कि प्रावधान हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, आपातकालीन समय के दौरान भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है। अब देखो, आपातकाल लगा चुके हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपात की समाप्ति करनी है तो किस प्रकार से किया जाएगा। उद्घोषणा वापस लेने पर अथवा लोकसभा के द्वारा
साधारण बहुमत के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति या फिर राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए एक उद्घोषणा वापस लेने पर या फिर लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, चलिए। और व्यवहार में प्रयोग, अब देखिएगा महत्वपूर्ण बात बनती है और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय आपात लगे हैं ये कब कब लगे हैं, कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था और कब से कब तक लगे हैं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बनती है। ठीक है, तो चलिए। राष्ट्रीय आपात का भारत में अब तक 3 बार प्रयोग किया जा चुका है। और देखिएगा आप ये जब किस समय से किस समय तक लग रहा है ना, इस बीच में आप उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना कि आपके स्टेट में राज्यपाल कौन था, आपके स्टेट में कौन मुख्यमंत्री था। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, और फिर सब चीज़ें इसके इर्द गिर्द प्रश्न बनती हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आपात का भारत में अब तक 3 बार प्रयोग हो चुका है। राष्ट्रीय आपात का प्रयोग भारत में कितनी बार हो चुका है? 3 बार। पहली बार कब हुआ? पहली बार हुआ 1962 में, और तारीख वाइज पूछे 26 अक्टूबर से 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है ना, और किस कारण से? बाह्य आक्रमण के कारण। क्या हुआ था? भारत वर्सेस चीन का युद्ध छिड़ गया था, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। और बात करें राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राधाकृष्णन जी। ठीक है, चलिए। पहला कब? 1962 में। तारीख वाइज बात करें तो 26 अक्टूबर 1962 से आपके 10 जनवरी 1968। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। और बाह्य कारणों से लगा था, यानी कि भारत वर्सेस चीन के मध्य युद्ध छिड़ गया था, उस स्थिति में लगाया गया था। फिर बात करें दूसरी बार कब लगता है? 1971 में, 3 दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। ठीक है, और कारण क्या था? फिर एक बार से बाह्य आक्रमण। और इस समय क्या हुआ था? भारत वर्सेस पाक, इसके मध्य युद्ध छिड़ गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और जब तीसरी बार भी लगा था तब भी इंदिरा गांधी थे। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें, दूसरी बार में कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। चलिए, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरी बार कब लगता है, तो 1975 में या 25 जून 1975 में और मार्च 1977 तक। यह कारण था आंतरिक अशांति, या फिर कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह, जो कि 44वें संविधान संशोधन, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। और इस समय प्रधानमंत्री बता चुका हूं, राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है ना, तो चलिए। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात की न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती। कब? 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। लेकिन 44वें जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया, उसके माध्यम से न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई कि आपातकालीन या फिर आपातकाल की समीक्षा का अधिकार दिया गया। अर्थात वर्तमान में क्या स्थिति है कि न्यायालय आपातकाल की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो यह था आपका राष्ट्रीय आपात। क्या था? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्र आपात। ठीक है, और ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत पड़ा, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से, ना कि प्रधानमंत्री कह दे और मान ले, ऐसी बात नहीं होगी। राष्ट्रपति
किसकी मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही लागू करेगा। 1 माह के भीतर संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से इसे पारित करना पड़ेगा और फिर हर 6 महीने बाद इसे विशेष बहुमत से उस संकल्प को पारित करना पड़ेगा और कंटिन्यू किया जा सकता है। 6 महीने बाद पारित किया जा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड बार इसे क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और इसके दौरान क्या कर सकते हैं, और जो अपने राज्य विधानसभाएं हैं, लोकसभा हैं, उसके कार्यकाल को एक समय में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, वो भी अनलिमिटेड बार। तो काफ़ी चीज़ें हमने इससे पढ़ी और देखिएगा। और अगर इसकी समाप्ति करनी होती है तो समाप्ति एक सामान्य उद्घोषणा या फिर सामान्य बहुमत के प्रश्न प्रभाव से लोकसभा में प्रभावित करने से भी इसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये थी कहानी 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात है इसकी। और बस अगले वीडियो में राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रहेगा उसमें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।